इमरजेंसी में पेशेंट को फुल स्टमक कंसिडर करेंगे ना। पॉली ट्रॉमा पेशेंट है, यंग पेशेंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। यस सर, पॉली ट्रॉमा पेशेंट है इमरजेंसी के। तो वहां पर इवैल्यूएशन में आपने जो बोला है, कई जुमले आपने सही बोले हैं। इवैल्यूएशन, रिससिटेशन एंड मैनेजमेंट विल गो साइड बाय साइड। आपने उसका एयरवे को इवैल्यूएट किया, पेशेंट का जीसीएस आपने देखा, आपने मैनुअल इनलाइन स्टेबलाइजेशन कर ली। आप मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच नहीं करेंगे? पॉली ट्रॉमा है ना, तो आप साथ साथ जो हो, पॉली ट्रॉमा में एक एबीसीके से अलावा एक चीज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपने जो बोलनी है उनको, वो क्या चीज है? कि कहीं से इंट्रैक्टेबल कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही? होता है ना ट्रॉमा में, एटीएलएस की अप्रोच है ना। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एटीएलएस, ठीक है। उसमें क्या होता है प्राइमरी, उसमें क्या होता है, प्राइमरी सर्वे होता है, सेकेंडरी सर्वे होता है, तो वो आपने बताना है ना यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है नुसरत, आप इस आंसर को इम्प्रूव करेंगी यहाँ तक? सर मैंने शुरू से सुना नहीं, लेकिन ये सिनेरियो पता है मुझे कि पॉलीट्रामा के पेशेंट्स की क्रेनियोटमी होनी है। तो इसमें सर ये पेशेंट जो है तो इमरजेंसी में जब आएगा, सबसे पहले हम इसकी एबीसी करेंगे, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। इसके साथ 2 लार्ज बोर आईवी कैनुला लेंगे। इसके अलावा इसके जीसीएस तो स्पेशल सर टू स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है सर वही कह रही हूँ कि जो है अगर इसकी जो है तो जीसीएस लेवल को देखेंगे तो इसके मिल्स टेक्निक से हम इसको इंटुबेट करेंगे आरएसआई से। अच्छा, इसमें सर क्योंकि पेशेंट जो है तो क्रेनियोटमी के लिए आया हुआ, तो प्रॉब्ली के इसका जो है तो आईसीपी रेज हो, तो ये है कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट को देखते हुए हम इसमें, अगर हमारे पास रोकिरोनिम अवेलेबल नहीं तो उसको सक्सेस कर सकते हैं। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मुझे बताएंगे हाँ। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे इस पेशेंट में जिसकी बेस पे आप ये कहेंगे कि इसमें इमरजेंसी फॉरेन इसमें क्रेनियोटमी की तरफ वो जाएंगे? वैसे तो इसमें सीटी स्कैन होना चाहिए, ठीक है, सीटी जी हाँ। स्कैन पे, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे एग्जामिनर ने आपको ऐसा सिनेरियो दिया है कि जिसमें वो आपको क्रेनियोटमी कह रहा है, तो आमतौर पे कौन से उसके अंदर साइंस या सिम्टम्स आपको मिलेंगे? क्या सर चीजें उसमें अगर पेशेंट का, सर अगर प्यूपिल जो है, एक तो अगर प्यूपिल जो है एक डायलेटेड दूसरा कॉन्ट्रैक्टेड हो, वो पिन पॉइंट हो, तो उसमें वो जो है तो इमरजेंसी सर्जरी करते हैं। इसके अलावा सर अगर पेशेंट को वो हो रहा है सीएसएफ राइनोरिया हो रहा है, एडीएच है, इसमें इससे ज्यादा बेहतर आंसर नहीं होगा कि जो है वो डिक्रीज इन जीसीएस। जी, डिक्रीज इन जीसीएस और रेज्ड आईसीपी के साइंस, रेज्ड आईसीपी के, जी बिल्कुल, रेज्ड आईसीपी के साइंस अगर मिल रहे हैं, ठीक है, और ऑल्टर नेवर रेज्ड आईसीपी के साइंस क्या क्या होते हैं? जी नुसरत बताइए, शाबाश। ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। नहीं, ये तो रेज्ड, हाँ, कुशिंग ट्राइड में क्या क्या होता है? रेज्ड आईसीपी के हाइपरटेंशन एंड रेज्ड इंट्राक्रैनियल, थर्ड रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, यही है। एनीवन एल्स, मतलब कोई ऐड करना चाहेगा इसमें कि जो कुशिंग ट्राइड है वो क्या होता है? जी नुसरत बताइए। अजहर आप बताओ। सर इसमें जो है ना, एक तो ब्रेडिकार्डिया होता है, आईसीपी होता है, ज्यादा होता है, और हाइपरटेंशन होता है। रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई चीज नहीं होती? इरेगुलर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है जी, इरेगुलर रेस्पिरेशन, बिल्कुल यही जवाब है। ब्रीदिंग एबनॉर्मैलिटीज होंगी, ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन होगा, क्योंकि रेज्ड आईसीपी जो बोल रहा है ना कि ट्राइड में तीसरी चीज होगी, तो ये तो सिम्टम्स हैं जो कि रेज्ड आईसीपी में आपको मिलेंगे, और सिर्फ यही सिम्टम्स ही मिलते हैं, साथ में नॉजिया वॉमिटिंग भी मतलब ज्यादा मिल सकता है। तो अगर किसी भी पेशेंट को जब आप लोग असेस करने जाएं, तो एक तो पहले आप न्यूरोलॉजिकली असेस करें। अगर जैसे क्रेनियोटमी के लिए ये पेशेंट आने वाला है ना, और आपको असेस करना है एज एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि प्राइमरी सर्वे करके देख लें कि उसकी जो मेन ये चीजें हैं ये कब की हैं, प्लस ये कि ट्रॉमा को कितने आवर्स हुए हैं,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए, प्लस एसोसिएटेड इंजरीज और कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, फास्ट क्या आया था, क्योंकि फास्ट फॉरन से हो जाता है तो उसकी भी इम्पोर्टेंस है कि वो पॉजिटिव था या किसी और, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्रेनियोटमी के साथ अगर मल्टी पॉलीट्रॉमा का पेशेंट है तो उसको लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, आपको उसको एब्डोमिनल में न्यूमोपेरिटोनियम भी मिल सकता है, लंग में न्यूमो थोरेक्स भी मिल सकता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन हैपन विद दिस पेशेंट। तो अगर आप यही चीजें मिस कर देंगे और सिर्फ ये सोचते हुए पेशेंट को असेस करेंगे कि सिर्फ ये क्रेनियोटमी के लिए आने वाला है तो हम मैनुअल इनलाइन कर लें, तो हम इसकी इंट्यूबेशन देख लें कि अवेक करना है या हमें उसको एनेस्थेटाइज फुल करके करना है, तो वो फिर बात की चीजें हो जाती हैं। उससे पहले आपको ये सारी चीजें, जब कभी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग के हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड उसके बाद फिर बाकी का आपका होता है। और ये सारा जब भी आता है ना एनेस्थेटिक कंसिडरेशन, एनेस्थेटिक कंसिडरेशन का मतलब ही होता है पेरी ऑपरेटिव, यानी प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। तो इसमें आपको जो प्लान भी बनाना होगा ना, अगर वर्ड आ जाए जैसे फॉर एग्जांपल प्लान क्या है, तो प्लान का मतलब ये होता है कि आपको पोस्ट ऑपरेटिव तक पहले से बनाना होता है प्लान, जिसमें फॉर एग्जांपल आईसीयू आपने भेजना है, इस पेशेंट को एक्सट्यूबेट नहीं करना है, इंट्यूबेटेड ही रखना है, तो ये प्लान आप प्री ऑपरेटिवली बनाएंगे तो आप पोस्ट ऑपरेटिवली आईसीयू में भेजेंगे, वरना इसमें गैप आ जाता है। तो ऑलवेज प्लान होलिस्टिकली रादर देन कि एक चीज को देख के करें। तो यस दिस इज राइट कि आप प्राइमरी असेसमेंट एबीसीडी करते हैं, बट एबीसीडी में भी अगर आप सिस्टम वाइज चलेंगे तो आपकी चीजें मिस नहीं होंगी। जी, क्योंकि इसमें जो क्रेनियोटमी है ना वो डिस्ट्रैक्टर है, ये ज़हन में रख ले। जो मैम ने बात बोली है मैं उसी को दूसरे वर्ड्स में बोलूंगा कि क्रेनियोटमी इज द लास्ट थिंग। वो तो जब आपने सारी चीजें करेंगे तो आप उस पर जाएंगे। और इसमें जिस तरह बताया है मैम ने, उसके अंदर एडिशनल एक चीज और है कि इंट्रैक्टेबल ब्लीडिंग आपने देखनी होती है। ठीक है, ये एटीएलएस का हिस्सा होता है कि अगर कहीं से इंट्रैक्टेबल ब्लीडिंग होगी तो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन के साथ साथ आप वो इंट्रैक्टेबल ब्लीडिंग को रोकेंगे, आप मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने यही जुमले बोलने हैं सारे। फास्ट स्कैन की तरफ जाएगा, बेड साइड एक्सरे हो जाएगा टू रूल आउट एनी रिब फ्रैक्चर और न्यूमोथोरैक्स। फॉरेन रेडियोलॉजी टीम आएगी, वो फास्ट स्कैन शुरू कर देगी। ठीक है, उसमें आप जो अगर वो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन में अगर डी में अगर कॉन्शियस लेवल डिटेरेटेड है, एयरवे उसका सिक्योर नहीं हो रहा, आपने एयरवे उसका सिक्योर कर दिया है, आपने उसकी वेंटिलेशन शुरू कर दी है, देन यू विल बी डिस्कसिंग विद द सर्जन व्हाट्स देयर प्लान। ठीक है, मे बी दिस पेशेंट विल बी टेकन सीटी स्कैन, आप उसमें देखेंगे ना कि आपने ये बातें आपने सिर्फ वहां पर अपने दिमाग से एज्यूम करके बतानी है। ठीक है, और अपने आप को रियल टाइम सोचे, एक क्वेश्चन एक वन डायमेंशनल ना चले जाए। ठीक है, और मजे की बात आपको बताता हूँ, ये अगर आप पहले से ही रट्टा मार के भी प्रिपेयर कर लेना तो वहां पर पॉलीट्रॉमा का सिनेरियो है ना, आप अपने दिमाग को पहले से ट्यून कर लें। ये बातें, मेजोरिटी बातें ऐसी हैं कि वहां पर आपको XYZ जो मर्जी सिनेरियो बनाकर दे दें, वो यही बातें बतानी होंगी। ठीक है, या तो वो सिर्फ हेड इंजरी है, अगर हेड इंजरी है तो वो आपने सिर्फ, जिस तरह मैंने आपसे सवाल पूछा है कि किस बेस पे आप कहेंगे कि रेज्ड आईसीपी हो रहा है। ठीक है, या एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें जो आपको फेस करनी पड़ सकती है इस पेशेंट में हेड इंजरी के साथ, इन एडिशन टू द पॉलीट्रॉमा ब्लीडिंग और हाइपोटेंशन, और उसके अलावा हेड इंजरी में स्पेसिफिकली अभी तक नहीं नाम लिया किसी ने। सर्वाइकल स्पाइन इंजरी सर, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी तो हम सबसे पहले बोला है। क्या इस पेशेंट में फिट्स नहीं पड़ सकते? हेड इंजरी के साथ फिट्स होगा ना, तो आपने, आपका एम क्या होता है? प्राइमरी इंजरी तो हो गई, तो आप वहां पर बोलेंगे कि माय एम वट एवर मैनेजमेंट वी आर डूइंग, एम इज टू, इवन जो क्रेनियोटमी भी जो उन्होंने करनी है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद सेकेंडरी ब्रेन इंजरी से बचाना है ना। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच विल एग्रेवेट द सेकेंडरी ब्रेन इंजरी? सर पेशेंट का अनस्टेबल होना, आईसीपी रेज होना और हेमोडायनामिकली अनस्टेबल होना पेशेंट का। इसके लिए ज्यादा बेहतर अल्फाज बोलिए। हाइपरकार्बिया। हाँ जी, हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया। सबसे मेन फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर डिटरमिनेंट सेरेब्रल ब्लड फ्लो का सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? हाइपरकार्बिया सर। CO2। ठीक है, तो CO2 से ग्रेजुअली बढ़ेगा। हाइपोक्सिया का कितने मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर कम हो तो हाइपोक्सिया का डायरेक्ट इफेक्ट होता है? 60 याद नहीं आ रहा मुझे। 60। ठीक है,
और उसके अंदर दूसरी और क्या चीज होगी जो सेरेब्रल परफ्यूजन को करेगी कि आपने हाइपोकार्पिया भी नहीं करना, आपने हाइपरकार्पिया भी नहीं करना, आपने लो नॉर्मल रेंज में आपने रखना है 30 to 30, कुछ बुक्स में 33 to 35 लिखा हुआ है, 30 to 35। मैम डॉक्टर अस्मा प्लीज अगर मैं कोई करेक्शन हो तो प्लीज आप जरूर कर दीजिएगा। नहीं मैं सिर्फ आपका वेट ही कर रही थी, सही आप बता रहे हैं। और फिर इसके बाद मैं आर्टिकल ढूंढ रही हूँ जो जी कि जी रिलेटेड टू ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ताकि फिर मैं वो यहाँ पे शेयर भी जी कर जी दूँ। जी जी 2019 का था लेकिन अभी पता नहीं कहाँ पर है, तो मैं उसी को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि वो मिल जाए तो मैं इन लोगों से शेयर करूँ। सर जी ये जो पॉलीट्रामा का पेशेंट है अगर, और इसमें जैसे हम कहते हैं कि जी या एग्जामिनर ही कहते हैं कि जी उसकी लॉन्ग बोन फ्रैक्चर भी है, हेड इंजरी भी है और उसकी क्रेनियोटमी आपको होनी है। एग्जामिनर अगर ना भी कहे ना, देखिए मेरी बात सर ये मैं मैं वही सवाल पूछना चाह रही हूँ। आपको वही बता रहा हूँ। देखिए आपके सवाल का जवाब मैं बगैर हाँ पूछे बता रहा हूँ। अगर एग्जामिनर अव्वल तो ये कि इस वक्त मैं आपको प्रैक्टिस में थोड़ा सा मुश्किल सिनेरियो दिया, वहां पर मोस्ट प्रोबेबली आपको सिर्फ हेड इंजरी पूछेंगे, या अगर उन्होंने पॉलीट्रॉमा की तरफ में जाना है तो वो किसी कॉम्प्लिकेशन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, देखिए 5 मिनट में कितना सवाल पूछेंगे वो। ये तो हम आपसे बता रहे हैं कि पॉलीट्रॉमा के अंदर जर्नल अप्रोच क्या है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, रेज्ड आईसीपी की फैक्टर्स, प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी ब्रेन इंजरी, कंट्रोल और प्रिवेंशन ऑफ फिट्स, टेकिंग द पेशेंट ट्रांसफर के कंसर्न होंगे। Patient may be transferred to for CT scan. Patient may be transferred from emergency directly to operation theater. If there are lateralizing sign in midline shift हो रही है CT scan में और फौरी तौर पे कोई एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा है जिसको फौरी तौर पे ड्रेन करना है, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, और उसके साथ ये आप कहेंगे कि पॉलीट्रॉमा अगर है, इफ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, वी आर एक्सपेक्टिंग मेजर ब्लड लॉस, तो आप उसके अंदर फिर जो है वो मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल को भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है। ठीक है, दूसरे ये कि पॉलीट्रॉमा में आपने बाकी सारी चीजों के साथ साथ आपने पेल्विक अच्छा सॉरी, इसमें मैं वो डॉक्टर जीशान को सेकंड भी करूंगी। और दूसरा ये कि रेजिडेंट्स को एक चीज और बतानी है कि जैसे ये डॉक्टर जीशान बता रहे हैं ना कि सवाल कुछ भी हो सकता है और आपको जवाब उसके हिसाब से देना होता है। तो हम लोगों को भी जब हम एग्जाम दे रहे होते थे तो उस वक्त यकीन नहीं आता था कि ये कहा जाता था कि वहां पे जितने एग्जामिनर्स बैठे होते हैं वो आपको पास करने के लिए बैठे होते हैं, कोई आपको फेल करने के लिए नहीं बैठा होता। और अब जो जितने भी नए सीपीएसपी के एग्जाम्स हैं उन सब में तो की बनी हुई होती है, तो आप की के हिसाब से जो जो आंसर देते जाओगे उसको टिक होता जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली नंबर मिलते जाएंगे, कोई आपके नंबर काट नहीं सकता। हैविंग सेड दैट, जो आपका टॉक्स होता है या लॉन्ग केस होता है उसमें आप खुद अपने सिनेरियो को लीड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी इसी टाइप का सिनेरियो दे देंगे, जैसे कि अभी ये है कि एक यंग पेशेंट आया, ईआर में आया, पॉलीट्रॉमा के साथ आया। अब आपको उन्होंने सिंपल एक ओपन एंडेड क्वेश्चन दे दिया कि आप इसको हाउ विल यू असेस एंड हाउ विल यू प्लान फॉर एनेस्थेटिक मैन, व्हाट विल बी योर एनेस्थेटिक मैनेजमेंट। अब एनेस्थेटिक मैनेजमेंट जहां तक बात आती है तो उसमें आपने शुरू हुए आप प्री ऑपरेटिव से, फिर इंट्रा ऑपरेटिव एंड देन पोस्ट ऑपरेटिव, वो तो सारी चीजें आ गई। अब फॉर एग्जांपल ये आपके ऊपर है कि आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लीड करके चलते हैं कि जिसकी बेसिस पे उस वक्त कोई आपके एग्जामिनर के जहन में कोई और क्वेश्चन ना आए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप यहाँ ब्लीडिंग का जिक्र कर रहे हैं और आपने हेमरेज बताया कि हेमरेज के साथ मैसिव हेमरेज हो सकता है, तो अगला ये भी जहन में रखें कि अच्छा जब आप खुद लीड कर रहे होते हैं ना तो आपको पता होता है कि अच्छा मैंने ये बोला है तो एग्जामिनर का अगला सवाल मुझसे ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप हेमरेज बोलते हैं तो एग्जैक्टली तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल क्या होता है, लीथल ट्राइएड क्या होता है, आगे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, फिर बाकी की चीजें। तो आप खुद लीड कर रहे होते हैं क्योंकि एक तरह से आप एग्जामिनर को क्लू दे रहे होते हो कि मुझे ये पता है, मुझसे ये सवाल करो, तो एग्जामिनर उसी तरह से आपको लेके चलता है। फिर अगर आपने कहा कि हमने ये करना है, मैनुअल इनलाइन करना है, तो वो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स या इस तरह की चीजों का करेंगे तो वो आपसे, अगर उनको लेके जाना हुआ आगे पोस्ट ऑपरेटिव 72 आवर्स में, तो वो फैट एम्बोलिज्म और दूसरी चीजों का जिक्र कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू लीड योर वाइवा एंड लॉन्ग केसेस। जी डॉक्टर जीश। जी जी बिल्कुल, नुसरत समझ आ गई बात। असल में मैम चक्कर पता है जी क्या है, सर। ये वो जिसको कहते हैं ना घर की मुर्गी मुर्गी दाल बराबर, मैं इन लोगों के साथ 2 ढाई महीने से लगा हुआ हूँ। ठीक है,
और इनको ये जी। बातें तो सर ये इसमें दाल बातें कौन ये वो नहीं सर इसमें मैं दाल कौन है, हमें आप मैं घर की मुर्गी हूँ और अब दाल बन गई हूँ, तो अब और दाल हम लोग वी आर लकी डॉक्टर अस्मा हैज जॉइंड अस टू हेल्प मी आउट एक्चुअली। नहीं मेरे ख्याल से तो ये यू गाइस आर लकी कि आपके पास डॉक्टर जीशान है जो आप लोगों को इतना गाइड कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लेके चलते हैं। बिलीव मी, पहले Exactly. कोई भी इस तरह से नहीं पढ़ाता था कि एक एक चीज गाइड कर रहा हो, एक एक चीज एग्जाम से रिलेटेड चीजों को लेके चल रहा हो। और रात के 11:30 बजे मतलब कोई भी इस वक्त आपको नहीं मिलेगा जो आपको हर दूसरे दिन बैठ के सिखाए, पढ़ाए, बताए कि भाई पढ़ लो, कुछ कर लो। क्योंकि देखें इवेंचुअली आप लोग पास होंगे ना, तो आप लोगों का एग्जाम में पास होना सिर्फ आपका एग्जाम पास होना नहीं, ये सक्सेस डॉक्टर जीशान को भी जीशान रिफ्लेक्ट करेगी कि उन्होंने इतना अच्छा उन्होंने गाइड किया, पढ़ाया, और आप लोग पास होंगे तो आपसे ज्यादा खुशी डॉक्टर जीशान को और आपके सारे टीचर्स को। मैं तो आज के दिन अकेले अचानक से आ गई हूँ, लेकिन डॉक्टर अस्मा ने मेरे अल्फाज बोल दिए। तो बस यही है, मैं असल में पता है कई दफा मुझे ये आपको पता है इसमें इस वक्त हम लोगों का थोड़ा ज्यादा आसान हो गया है। इसके अंदर डॉक्टर ताहिर का बहुत क्रेडिट जाता है। डॉक्टर ताहिर अकबर को आप शायद जानती होंगी, हमारे पास वो मुझे भी ख्याल नहीं आया, बहरहाल उन्होंने हमें जूम का ना उन्होंने हमें जो है ना रजिस्टर्ड वर्जन प्लेटफॉर्म दे दिया। जी मतलब बेसिकली मैं करता था तो हम 40 मिनट्स को डिवाइड करके करते थे। जी तो वो जो है वो अब ये है कि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम होता है। तो लेकिन मेरे ख्याल से डॉक्टर जीशान डिसहार्टेंड नाउ, इंशाल्लाह यही लोग पास होंगे और हम लोग का नाम रोशन करेंगे। तो हम क्वाइट होपफुल कि मेहनत कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में रंग तो लाती है। इंशाल्लाह बस असल में ना ये डॉक्टर अस्मा प्रॉब्लम ये है इसमें ना कुछ जूनियर्स के, अभी तो ये वाइवा के बाद ना इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं जूनियर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करूं, क्योंकि ये अगर शुरू से ही इनको इस तरह से किया ना, अब आपसे मैं शेयर करूंगा, मैंने प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के ऊपर फोकस किया था और उनको प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन एंड रूलिंग आउट द रिस्क फैक्टर्स इन ईच सिस्टम, ठीक है, एंड देन मेकिंग द रिस्क स्कोरिंग, मतलब बेसिकली के जैसे हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन के बेस पे उन्होंने निकाला कि इसमें कार्डिक रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, रीनल रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, और उस हिसाब से फिर वो आगे चलेंगे। फिर सर्जरी है तो सर्जरी में ये देखेंगे कि भाई सर्जरी के अंदर आपने क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, सर्जिकल अर्जेंसी, सर्जिकल रिस्क, उसके अंदर ब्लीडिंग का रिस्क क्या है, उसके अंदर सर्जिकल पोजीशन क्या होती है, उसमें कोई मल्टी डिसिप्लिनरी टीम तो इन्वॉल्व नहीं होती, उस सर्जरी में कोई स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होती, उस सर्जरी के अंदर कोई लॉजिस्टिक्स की जरूरत तो नहीं होती। मैंने ये पूरा फुल आपने एग्जैक्टली और वो शैतान की आदत है, वो खत्म ही नहीं हो रहा, बीच में जो वो कर रही थी वो बीमार हो गई तो वो दरमियान में और अटक गया है। तो अभी हम लोगों ने इस तरह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था और अब न्यूरो कर रहे हैं, रीनल किया नहीं ये अलग है, ये लोग तो इन लोगों के साथ तो सिनेरियो बेस्ड होता है, तो वो थोड़ा सा वो मैं किसी को जिस तरह आपका ही पैटर्न, बेसिकली वो मैंने पैटर्न डॉक्टर आमिर मॉड्यूल वाला जी मॉड्यूल, लेकिन वो थोड़ा सा लेस ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि चक्कर ये है कि वो लोग मुझे वॉलंटियर्स नहीं मिलते, क्योंकि मैं इस सिस्टम में नहीं हूँ, मैं तो मुल्क से बाहर हूँ, मैं सऊदी अरब में हूँ, तो मुझे मेरा तो कोई टीचिंग सिस्टम से कोई वास्ता तो एक्चुअली नहीं है, मैं तो आउट ऑफ सीन हूँ बिल्कुल, तो इसलिए मेरे काबू नहीं आता, इसलिए मुझे तो वॉलंटियर्स की जरूरत है कि जो मुझे जूनियर रेजिडेंट्स मिले उनके ऊपर मैं मेहनत करूँगा। ये लोग नहीं तो अब आप सीनियर्स पे भी करेंगे तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं तो वो होता ही है कि शुरू में हिचेस तो हर सिस्टम में आती हैं, लेकिन इवेंचुअली चीजें ठीक भी हो जाती हैं। तो जस्ट कीप ऑन डूइंग द गुड थिंग एंड इवेंचुअली इट विल बी पेड ऑफ इंशाल्लाह, मतलब लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी चलें, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो देखें अब आप लोगों को समझ आ गया कि ये टॉपिक जो है ना ये बिल्कुल ओपन एंडेड है, इसके अंदर एग्जामिनर आपको मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल की तरफ भी ले जाता है, आप जा सकते हैं, आपको लॉन्ग रन स्ट्रक्चर के बारे में भी कर सकते हैं, आपको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, पेशेंट ट्रांसफर हम लोगों ने डिस्कस किया था, पेशेंट ट्रांसफर के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या सर एक चीज पूछनी है मैंने, जी सर ये प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रेन इंसल्ट का थोड़ा एलैबोरेट कर दें, ये थोड़ा जो है ना प्राइमरी ब्रेन इंसल्ट उस वक्त है जो इंजरी के वक्त हुआ है, वो तो हम नहीं रोक सकते ना, जो डायरेक्ट इंसल्ट हुई है उस टाइम पे जो भी इंजरी हो गई, ठीक है, और उसके बाद में वहां पर जो है एडिमा हो रहा है, उसकी बात ये है कि वो कॉन्शियस लेवल उसका डिटरेट हो गया, उसकी वजह से उसका एयरवे कोलैप्स हुआ है, उसको हाइपोक्सिया हुआ है, उसको हाइपरकार्बिया हुआ है, उसको एसिडोसिस हुआ है, उसकी सर आपने पहले ये करवाया था, आपने कहा था कि इंसल्ट ऑन द ब्रेन नॉट कॉजिंग एनी डीजेनरेशन,
मैंने ये But causing diminished cognitive state of the brain and altered consciousness. ये थोड़ा जो है ना confusion हो मैं रहा तुम्हें पता है कि मैं तो कभी भी बुकिश बातों की तरफ नहीं जाता, तो ये मेरा जुमला नहीं है। मैं तो हमेशा बुक से भागता हूँ। मैं तो बुक से हट के मैं आप लोगों को बिल्कुल, तो ये जुमला मेरा है ही नहीं, बिल्कुल भी मेरा नहीं है। प्राइमरी ब्रेन इंजरी होती है जो एट द प्लेस ऑफ द एक्चुअल ट्रॉमा होता है, ठीक है। और उसके बाद बिफोर एनी रेस्क्यू अकर्स या एनी प्रॉपर मैनेजमेंट अकर्स, ठीक है, उसके दरमियान के अंदर बाद में जो उसको जो रिवर्सिबल फैक्टर्स को हम ट्रीट कर सकते हैं। कुछ इंजरीज होती हैं ऐसी जिसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा हीमाटोमा ऐसी लोकेशन पे है जहां पर उसको ड्रेन नहीं किया जा सकता मिसाल के तौर पे, या उसके अंदर कुछ नहीं किया जा सकता, तो उसके अंदर सिर्फ आप हाइपोक्सिया हाइपरकार्बी एसिडोसिस कोई कर रहे होते हैं। अगर कोई ऐसा हो जिसमें आप ड्रेन कर सकते हैं तो आप उसको ड्रेन कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है ना जी सर। सॉरी सर, वो डॉक्टर फजल ने करवाया था। सॉरी जी, वो डिटेल से बताया होगा वो सर, जाहिर बात है एकेडमिक्स में तो सर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन बहरहाल एनीवेज, तो बेसिकली समझ गए ना ये सवाल। मैं आपको सिर्फ सवाल के क्वेश्चन के आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैम ने जो बताया है व्हाट इज लीथल ट्रायड, क्या होता है ट्रॉमा, मेजर ट्रॉमा में लीथल ट्रायड क्या होता है? बताओ शाबाश नुसरत। हाइपोथर्मिया, अजहर आप बता दो। सर इसमें एसिडोसिस पेशेंट को प्रिवेंट करना होता है, एसिडोसिस प्रिवेंट करना होता है, हाइपोक्सिया से हाइपरकार्बिया से और हाइपोक्सिया। नहीं, और अब टेम्परेचर मेंटेन करना बीच में इंटरप्ट ना करो, अब उसको बोलने दो। क्या क्या चीजें हैं सर? हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस, और तीसरी चीज क्या होती है? कोएगुलोपैथी। कोएगुलोपैथी, हाँ मैं भूल गया, सॉरी। क्योंकि जब भी आप मैसिव ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं तो उनकी वजह से भी हो सकता है, मैसिव ट्रॉमा के अंदर मैसिव ब्लीडिंग हो रही है उसकी वजह से भी होता है, और आपने बेसिकली इस ट्रायड को रोकना होता है क्योंकि ये तीनों चीजें एक दूसरे को भी प्रॉम्प्ट कर रही होती है, ठीक है। तो ये एक विशिष्ट साइकिल में चला जाता है पेशेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल, इसका क्या मतलब होता है? एक्टिवेशन ऑफ मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को। शाबाश नुसरत। सर इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी ब्लड बैंक को करें, मैडम आप बताएं प्लीज, सॉरी। जी बताओ नुसरत। सर मैं सर इसमें ब्लड बैंक को जो है तो ऑन बोर्ड लिया जाता है सर, ऑन बोर्ड, लेकिन सर मैसिव प्रोटोकॉल हॉस्पिटल का सेट प्रोटोकॉल होता है जिसको जब एक्टिवेट किया जाता है तो अनक्रॉस मैच ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जिनमें पीआरबीसीज होते हैं, एफएफपीज होते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। ये इमीडिएटली, यानी कि इसको क्रैश पैक कह लें आप, इसको मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल इंटरनेशनली कहा जाता है। इसके अंदर कंपोनेंट्स में हॉस्पिटल पॉलिसी के हिसाब से वेरिएशन हो सकती है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका बेसिक ये होता है, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब आपने करनी होती है मैसिव लॉन्ग बोन्स के अंदर, कितना आप ब्लड लॉस एक्सपेक्ट करते हैं? जैसे अगर लॉन्ग बोन फीमर हो तकरीबन सर 1 लीटर तक तो होता है जी, 1 to 1.5 लीटर तक ब्लड लॉस हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द क्लास ऑफ हेमरेज, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। ये रट्टे वाली चीज है, ये आपको हर सूरत आनी चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको बच्चों में बताया था कि डिहाइड्रेशन का आपको स्टेटस का असेसमेंट आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से ट्रॉमा के अंदर कहीं ना कहीं से घूम फिर के क्लासिफिकेशन ऑफ हेमरेज आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि क्या उसमें फीचर्स होते हैं, कितने क्या फीचर्स होंगे तो कितना लॉस है, क्या फीचर्स होंगे तो कितना लॉस है, ठीक है। और उसके बाद पेशेंट ट्रांसफर करते हुए क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस व्हिच यू हैव। हॉस्पिटल, विद इन हॉस्पिटल भी हो सकता है, इंटर हॉस्पिटल भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, मॉनिटरिंग के इश्यूज होते हैं, आपको ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, रिससिटेशन की मेडिसिन सारी होनी चाहिए, ठीक है। और आपको जो हैंड ओवर जहाँ पर भी आपने लेके जाना है वहाँ के लिए प्रॉपर उनको कम्युनिकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये 4-5 बातें भी आप बता देंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रांसफर के रेफरेंस से सीटी स्कैन के अंदर भी यही सारी बातें हैं। वो आपसे हो सकता है सिर्फ ये पूछें कि पेशेंट को सीटी स्कैन के लिए लेके जाना है, तो आप क्या करेंगे? बातें सारी यही हैं,
ठीक है, इसमें कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले प्लीज। मैम अगर आप प्लीज ऐड करना चाहें कुछ चीज इसमें। नहीं थैंक यू, बस मैंने मुझे पता नहीं था टॉपिक के बारे में, बहुत ज्यादा मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ नहीं, नो प्रॉब्लम बट मैडम, ऑब्वियसली जो आपने आपका जो बहुत कुछ भी शुक्रिया। बताया वो मैं आपको जी प्रायर मैसेज कर दिया करूंगा रोजाना में, क्या 11 to 12 जो है ना होते हैं, तो जिस दिन भी आप फ्री हो तो यू विल बी जी वेरी जी हैप्पी टू बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम। वो असल में मैं तो बीच में 2-3 दिन की छुट्टी ली हुई थी प्री मोहर्रम एंड पोस्ट 14 अगस्त, तो मैं आज आपको मिल ओके गई, वरना मैं यूजुअली इस वक्त होती ओके, नहीं हूँ, तो इस वजह से मैंने कहा ज्वाइन तो कर लो। नो बट नो आई एम रियली प्रॉब्लम, ग्रेटफुल टू यू, आर डूइंग अ गुड जॉब एंड जस्ट कीप अप द गुड वर्क। थैंक थैंक यू यू सो डॉक्टर वेरी अस्मा, मच। थैंक आई एम जस्ट लीविंग नाउ, ठीक यू। है, ओके श्योर श्योर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाँ जी नुसरत बाजी, अब एक तीसरे बंदे से भी बातें सुन ली हैं, यही बातें कह रहे हैं ना वो भी, ये आगा खान की एग्जामिनर हैं ये। सर हमने तो अपनी बेइज्जती सुनी और क्या सुना सर। नहीं लेकिन बट मुझे सर एक ये बात था बताओ, कि एक मिनट नहीं अच्छा सुहेब, मैं लैपटॉप के अंदर से निकल के ना तुम्हारे कान खींचूंगा। मुझे ये बताओ कि इमरजेंसी का सिनेरियो के अंदर एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन बतानी चाहिए या आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से बोलेंगे? वसीम आईफोन, अच्छा सर ये ना एक तो नाम ही चेंज हिस्ट्री कर दिया, एग्जामिनेशन। तुमने मजा ही खराब कर दिया तुमने। सर ये इमरजेंसी के सिनेरियो में हमने जैसे जब हमने एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन कर लिया, तो सर इसके बाद जैसे अभी पेशेंट को हमने स्टेबलाइज कर दिया, फिर सेकेंडरी सर्वे का नाम लेना है, देखो मेरी और बात हमने जो उसका फास्ट स्कैन सुनो, करवाना है वो हमने इनिशियल उसमें बहुत बता देना है। बात सुनो, ठंडे दिमाग से मेरी बात गौर से सुन लो। मैंने जो जी आपको सर। बताई है, मैं आपको फिर देखो वहां पर इतना टाइम नहीं होगा इस पर। आपको मैंने जो बता दिया, आपकी अप्रोच क्या है। अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग विल बी वन प्रायोरिटी। एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन डिसेबिलिटी एक्सपोजर, जी कॉल फॉर ABCD हेल्प, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, इमीडिएटली रिससिटेशन मैनेजमेंट एंड एवेल्युएशन गो साइड बाय साइड। आप देखते जी जाएंगे, सर। उसका फास्ट स्कैन करते जाएंगे, आप उसकी मल्टी ऑर्थोपेडिक टीम इन्वॉल्व हो जाएगी, उसके उसके एक्सरेज करते जाएंगे और उसको देखते जाएंगे कि क्या क्या सिचुएशन है। इसमें मुझे बताने में कौन सी मुश्किल काम है? आप नहीं करते नहीं हैं, सर मुश्किल तो नहीं है, ये मैं बात याद सीक्वेंस रखनी पूछना पड़ेगी। चाह रही थी। देखो सीक्वेंस यही एयरवे मैं सर्कुलेशन में होता हाँ है ना, एयरवे नहीं ब्रीदिंग। सर, फिर इसमें सेकेंडरी सर्वे भी बताना है, इसमें फास्ट स्कैन भी बताना है, हाँ ठीक जी, है। अच्छा इसमें अगर सेकेंडरी पॉलीट्रामा का सर्वे तक तो पेशेंट है, देखो मेरी बात सुनो, सेकेंडरी सर्वे तक तो वो मतलब उसमें पहुंचे। हमने ABCDEF बता दिया, बस वो हो गया सब कुछ, जी उसमें प्राइमरी सेकेंडरी सर्वे के सर्वे भी आ बाद, गया। प्राइमरी सर्वे के बाद सेकेंडरी सर्वे तक जाने का तो मौका ही नहीं आएगा। इतना वाइवा जी देखो, इतना टाइम ही नहीं होगा। अगर आप इतनी बातों में भी बता देते हैं तो आपके लिए इट इज मोर देन एनफ, आप पास हो जाएंगे सिनेरियो में। आपने ना गर्दन नहीं तोड़ी, आपने आपने अप्रोच बता दी कि ये सारी चीजों को इन्वॉल्व करना है। फास्ट स्कैन के बारे में पूछ सकते हैं, फोकस असेसमेंट ऑफ वाया सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, ठीक है। चेस्ट एक्सरे फौरी तौर पे करेंगे। व्हाट आर द लीथल कॉम्प्लिकेशंस which you have to rule out, like cardiac tamponade, like tension pneumothorax, ठीक है। टेंशन न्यूमोथोरेक्स। तो ठीक सर है, सर्वाइकल स्पैन वो भी तो हो सकता है फ्रैक्चर। सर्वाइकल स्पाइन तो बता दिया है ना सबसे पहले, एयरवे में, सब एयरवे में बता दिया भाई। नहीं नहीं सर, लीथल में मैं कह रही हूँ, ये बताना है ना सर्वाइकल भी। बिल्कुल नहीं, वो तो हम एवेलुएट कर ही नहीं सकते ना, कर सकते हैं? हम्म, वी हैव टू कंसीडर सर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी until unless ruled out according to Nexus criteria. सीटी स्कैन, हाँ सीटी स्कैन आएगा। Nexus criteria याद है? अगर आपको याद है Nexus criteria, अब तो ये इतनी दफा बता चुका हूं कि अब मुझे बताते हुए भी मुझे हैरानी हो रही है कि इतनी दफा डिस्कस की है। क्या होता है Nexus criteria? Nexus criteria जो सवाल का जवाब नहीं आता उस पर सब खामोश हो जाते हैं। देखिए नेक्सस क्राइटेरिया होता है कि कोई और इंट्रैक्टेबल इंजरी ना हो, सर्वाइकल टेंडनस ना हो, ठीक है, कोई न्यूरोलॉजिकल वीकनेस ना हो, और ठीक है कोई पेशेंट इंटॉक्सिकेटेड ना हो, इंटॉक्सिकेटेड ना हो, अच्छा ठीक है। सर्वाइकल टेंडरनेस, ऑल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इंटॉक्सिकेशन,
और कोई डिस्ट्रैक्टिंग इंजरी ना हो, ठीक है। अगर कोई और सीवियर पेन होगी तो आप नेक पेन को रूल आउट नहीं कर सकते ना, ठीक है। जी सर। अगर इंटॉक्सिकेटेड पेशेंट है तो भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, अच्छा एक सिनेरियो और करते हैं, बस काफी देर हो गई है। अच्छा, व्हाट इज इरास? सर ये वाला टॉपिक जो है, ये वाला कल कर लेंगे सर, इसको उतना अच्छा पढ़ा हुआ नहीं है सर। एक मिनट, ये कल एनहांस इनहांस रिकवरी आफ्टर सर्जरी और डे सर्जरी कल करेंगे, ठीक है। एक जी मिनट, सर। एक मिनट, एक टॉपिक और छोटा सा कोई कर लेते हैं, क्योंकि मैं, और टॉपिक क्या थे मेरे सामने, स्क्रीन से गायब हो गए। सर पाइलोरिक स्टेनोसिस है इन्फेंटाइल, पाइलोरिक स्टेनोसिस कर लेते और हैं। ये पाइलोरिक स्टेनोसिस कौन बताएगा? एक मिनट रुको, और बायो वाला कोई भी नहीं आया हुआ? सर वो उसका कोविड लगा हुआ है सारा सर, कोविड में। anyone else in for viva? Any viva candidate? अच्छा नुसरत बताओ फिर। एक पेशेंट 8 क्या नाम है उसका, 4 weeks, ठीक है, presented with जी projectile vomiting, okay, जी। how to assess the dehydration status of the baby? सर इसका जो है ये बच्चे अक्सर डिहाइड्रेशन में आते हैं, तो इनमें सर स्किन टर्कर देखेंगे, म्यूकोजा देखेंगे, इसके अलावा यूरिन आउटपुट देखेंगे बच्चे का, और सर उसका सर वो कैथेटराइज तो नहीं होता, लेकिन सर उसको जो डायपर पहना होता है उसमें से वो देख लेते हैं। 2 और हफ्तों इसके अलावा के इसकी बच्चे के लिए आपने फॉन्टेनेले के नाम लेना है। हाँ फॉन्टेनल डिप्रेस होगा सर, आइज संकिन हो सकती हैं, और ड्राई म्यूकोजा होगा, और टंग ड्राई होगी। इसके अलावा जो है तो स्किन और टर्गर जो है तो वो बच्चे भी का रिफ्यूजल टू फीड, दैट इज आल्सो, बच्चा फीड अच्छा हाँ ले रहा है या नहीं। डिहाइड्रेशन, ये क्वेश्चन इसमें रेलिवेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इन्फेंटाइल हाइपोट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है, इसमें वोमिटिंग हो रही है। लेकिन अगर आप जी डिहाइड्रेशन सर। स्टेटस कर रहे हैं तो कॉन्शियस लेवल के अंदर ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जी सर। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर व्हाट आर द मेटाबॉलिक इश्यूज इन पेशेंट विद हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस? सर इनमें हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के साथ ही आते हैं पेशेंट, कौन सा क्लोरेमिक? और हाइपोक्लोरीमिक सर। ओके, बस हाइपोक्लोरेमिक होता है? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है सर, बस? सर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, इसके अलावा सर नहीं, पोटेशियम कम हो नहीं, सकता है, ये इस तरह नहीं बताता, ये इस और तरह नहीं। हाइपोनेट्रीमिक, हाइपोक्लोरेमिक, हाइपोकैलिमिक, हाइपोक्लोरेमिक, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया। पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, हाइपोनेट्रीमिक, हाइपोकैलिमिक, हाइपोनेट्रीमिक, हाइपोक्लोरेमिक, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया। तो पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया का क्या मतलब है? सर पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया सर मैं नहीं डिफाइन कर सकती इसको। देखो मेरी बात मैं सुनो। बताऊं? जी बताएं सर। सर इनिशियली जो है ना वॉमिटिंग की वजह से, जो नॉर्मल वॉमिटिंग होती है उसमें गैस्ट्रिक एसिड और पायलोरिक सिक्रीशंस दोनों आ जाती हैं। क्योंकि पायलोरिक स्टेनोसिस हुई है यहाँ पे, तो बाइकार्ब होते हैं सीक्रेट थ्रू यूरिनरी, ठीक है, थ्रू किडनीज। फिर क्या होता है, जब ये सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो पोटेशियम कंजर्व करती है, किडनीज कंजर्व करती हैं, और हाइड्रोजन आयंस सीक्रेट करती हैं। इसी वजह से पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया होता है सर। ठीक है, जब डिहाइड्रेशन होती है तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट पोटेशियम पे क्या होता है? कंजर्व करता है ना सर? नहीं, पोटेशियम तो कंजर्व नहीं करता। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दिए जाते हैं ना, जो पोटेशियम स्पेयरिंग होते हैं वो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होते हैं ना। ये देखो, ये कॉन्सेप्ट ना बहुत क्लियर रखें, सोडियम को रिटेन करना है, पोटेशियम को बाहर भेजना है, ठीक है। तो यही तो पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया है कि जब इतना क्रिटिकल हाइपोकैलेमिया हो जाएगा
तो उस वक्त फिर एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है, एक्चुअली हाइड्रोजन शुड बी कंजर्व्ड, बट एट द कॉस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन आर बीइंग थ्रोन आउट। तो पोटेशियम को वो करता है कंजर्व किडनी, और हाइड्रोजन को निकालता है। इसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया, क्योंकि एक्चुअली व्हेनेवर देयर इज एल्कोलोसिस, बॉडी टेंड्स टू कंजर्व हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हिसाब हो रहा है कि उल्टा पहले ही एल्कोलोसिस है, और बजाय इसके ये कि एसिड को रोके, वो किडनी खुद से एसिड निकालना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब वॉमिटिंग होती है तो उसके अंदर सोडियम का लॉस भी होता है, पोटेशियम का लॉस भी होता है, हाइड्रोजन का भी लॉस होता है, क्लोराइड का भी होता है। जैसे आपने बताया कि जो नॉर्मल होती है उसके अंदर पाइलोरिक कंटेंट्स भी कुछ ना कुछ आते हैं, तो उसमें बाइकार्ब का भी लॉस होता है, तो वो फिर बैलेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बाइकार्ब एब्जॉर्ब होता जाता है, ठीक है, बाइकार्ब एब्जॉर्ब होता जाता है, तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, ठीक है। इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अंदर इस पेशेंट को जो तीसरी चीज है वो रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, आपने 4 क्वाड्रेंट सेक्शनिंग करनी है, वो 4 क्वाड्रेंट सेक्शनिंग करनी है, ठीक है, और आपने रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करनी है, ठीक है। इट्स नॉट अ सर्जिकल इमरजेंसी, इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। You have to correct the dehydration, you have to correct the electrolyte imbalance, you have to make sure patient is passing, baby is passing urine, and urinary chloride are there, sodium are normal, chloride normal, electrolytes हो गए और urinary chloride आना शुरू हो गया है, तब आप कहेंगे कि भाई पेशेंट हो गया है, now you will go. What are the consideration in 2 weeks baby? एनेस्थेटिक कंसिडरेशन क्या है, सिर्फ एनैमोरेट करके बताना है। जल्दी से बताओ सर, वाइवा वालों ने बताना ना। जी बताओ, कोई भी बता दे, जो भी बताना चाहता है बताए। एनैमोरेट आप ही बता दो यार। सर इसमें हमारे फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कंसीडरेशंस आएंगी, लाइक एनाटॉमिकल में जो है ना, लार्ज हेड साइज, लार्ज चंक ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंट होता है इनका, ट्रेकिया जो है वो शॉर्ट होता है, और क्रिकॉइड जो है ना वो नैरोएस्ट पार्ट होता है। नहीं सर, सॉरी, ठीक है, तो सही बता रहे हो। देखो, इसको अदर वे अराउंड ले जाओ कि डिफिकल्ट इंट्यूबेशन बिकॉज ऑफ एंटीरियर लेरिंग्स, लार्ज हेड एंड लार्ज टंग, chances of upper subglottic stenosis because cricoid is the narrowest point, ठीक है, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो गई। और उसके अलावा लार्ज टंग जो होती है और मैंडिबल इनका कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, एपिग्लॉटिस लार्ज होता है, तो डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो सकती है। देखो मेरी बात सुनो, हो क्या रहा है, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है ना, तो आपने अगर 2-3 बातें भी बता दी हैं तो दैट इज मोर देन एनफ। अगले स्टेप पे चलो, अगला स्टेप क्या है? ठीक है, ओके। अच्छा, फिर अभी हमारे फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस में आते हैं। फिजियोलॉजिकल में कार्डियक में स्पेशली जो है ना, इनका हार्ट रेट ओरिएंटेड कार्डियक आउटपुट होता है, रिलेटिवली जो है ना वो फिक्स्ड कार्डियक आउटपुट होता है। इनमें जो है ना वो प्रोमिनेंट पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, दे आर वेरी प्रोन टू हाइपोक्सिया, इनको हाइपोक्सिया की वजह से ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। और इनका लंग्स में जो है ना इमेच्योर एल्वियोलाई होते हैं, चेस्ट वाल कंपैरेटिवली ज्यादा कंप्लायंट होती है। देखो आप इसको ना इस तरह, मैं आपको जाहिर बात है अभी तो आपके पास टाइम है प्रैक्टिस करने का मजीद, एक आप बता दो, एक हो गया एयरवे, दूसरा हो गया ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन क्या है कि एक तो इनका एफआरसी कम है, दूसरे इनका ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन और डिमांड ज्यादा है, तकरीबन 8 to 10 ml per kg पर मिनट होती है। ठीक है, तो ये फैक्टर है। दूसरा क्या है, डिफिकल्ट आईवी, इमेच्योर लिवर एंड किडनी, सो ऑल्टर्ड फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स ऑफ ड्रग, ठीक है। और क्या उसको कहते हैं, चांसेस ऑफ पेशेंट बेबी बीइंग प्रीमेच्योर, ये 2 वीक का जो बच्चा है वो प्रीमेच्योर भी हो सकता है ना, तो खास तौर पे व्हेनेवर देयर इज वन कंजेनिटल एनोमली देयर कैन बी अनदर कंजेनिटल एनोमली, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। पोस्ट ऑपरेटिव इस पेशेंट को एनआईसीयू की जरूरत होगी इस बच्चे को,
और सर टेम्परेचर हमने मेंटेन So low glycogen stores can lead to hypoglycemia, हाइपोग्लाइसीमिया, वेरी गुड, ठीक है, and brown fat can lead to हाइपोथर्मिया, hypothermia. और दूसरी एक और बात जो मैं बताना मैं भूल गया हूँ, कैलकुलेटेड मेटिकुलस डोजेस, चैलेंजिंग मॉनिटरिंग, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड मॉनिटरिंग गैजेट शुड बी देयर, ठीक है। तो मेरे ख्याल है कि ये 2 सिनेरियोज आज हम लोगों ने कर लिए, इसको पढ़ें, फिर इंशाल्लाह कल करेंगे बाकी, ठीक है। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।